नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कहते हैं कि चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या राजनीति हो, सबसे ज्यादा ताकतवर कोई होता है तो वो वक्त होता है। वक्त ही ताकतवर होता है और ममता बनर्जी को यह बात अब पूरी तरह से समझ में आ रही है। जिस तरह की शर्मनाक हार उनकी हुई इस बार के विधानसभा के चुनाव में, जिस तरह से उनका सफाया हो गया। देखिए 80 सीटें आई हैं, लेकिन उसको सफाया ही कहेंगे। सरकार तो गई ही, वो खुद अपना चुनाव हार गई भवानीपुर से। और जब कोई नेता अपना चुनाव हार जाता है तो पार्टी में विद्रोह की आंधी खड़ी हो जाती है, विद्रोह की आंधी पैदा हो जाती है। और तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त उसी तरह का विद्रोह देखने को मिल रहा है। इंग्लिश में कहते हैं ना इम्प्लोजन, इम्प्लोड करना। वो पार्टी अंदर से बिल्कुल बिखर रही है। लोग विद्रोह कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों, वो सांसद हों, वो पार्षद हों, आम कार्यकर्ता हों, सब के सब विद्रोह कर रहे हैं। और विद्रोह के इस लेवल को देख करके, विद्रोह की इस आंधी को देख करके ममता बनर्जी पूरी तरह टूट चुकी हैं। उनका चेहरा उड़ चुका है और यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा किसी को कि उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। जी, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, भले वो पब्लिक को ना दिख रहा हो। अभी वो इतनी परेशान है, वो इतनी हताश हो गई हैं। उनकी हताशा का आलम यह है कि पार्टी में इस विद्रोह को देखते हुए उन्होंने एक कविता लिख दी। कविता लिख दी और वो कविता क्या है? गिरगिटी लिखा है उन्होंने। बंगाली में एक कविता है, लिखा है गिरगिटी। जैसे वो कहते हैं ना कि गिरगिट अपना रंग बदलता है, तो जिस तरह से वो लोग जो ममता बनर्जी के सामने सर झुका के खड़े रहते थे, आज चुनाव हारने के बाद वो जिस तरह से उनको गालियां दे रहे हैं, उससे ममता बनर्जी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई हैं। उनको सदमा लग गया है। तो उन्होंने एक कविता लिख दी, गिरगिटी। वो कह रही है कि लोग गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। और ये उन्हीं लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए जो उनकी आलोचना कर रहे हैं और रोज रोज ये बता रहे हैं कि ममता जी आप इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, लोकल लेवल पे गुंडागर्दी बहुत थी, लोगों से कमीशन लिया जा रहा था, सिंडिकेट राज चल रहा था। ये अपने ही लोग उनको बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई ये बात तुम्हें पहले मालूम नहीं था क्या? ये अभी चुनाव हारने के बाद तुम्हें बात समझ में आई है? उनका कहना है कि भाई तुम लोग रंग बदल रहे हो गिरगिट की तरह, और इसीलिए उन्होंने कविता लिखी है। तो ममता बनर्जी अब कविता लिखने पे आ गई हैं, इसको आप क्या कहेंगे? वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उनको ये बात समझ में आ गई है कि ये लोग पाला छोड़ करके उनसे भागने की फिराक में, और इसलिए आज उनकी स्टैंडिंग इतनी भी नहीं रही है कि लोग उनको सम्मान करे। हर कोई जो बातें कह रहा है वो गाली देने के ही समान है कि आपने ढंग से शासन नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार के प्रति आपने आंखें बंद करके रखी, कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका मर्डर हुआ, तो उससे तो यह पता चलता है कि आपकी मौन सहमति थी। अब ये सब बातें सुन करके ममता बनर्जी बिल्कुल स्तब्ध है कि ये वही लोग हैं जो हमारे सामने सर झुका के खड़ा रहा करते थे और आज ये लोग हमें आंखें दिखा रहे हैं। अब ममता बनर्जी इस कविता में लिखती हैं कि ये लोग गिरगिट से भी खतरनाक है। गिरगिट से भी खतरनाक है। वो कहती हैं कि गिरगिट तो जो होता है भाई, उसकी तो आदत होती है, वो उसके जीवन का हिस्सा है कि वो अपने रंग बदलता है। लेकिन ये लोग तो बैक स्टैब कर रहे हैं, पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, और ये गिरगिट बन रहे हैं तो अपने स्वार्थ की वजह से बन रहे हैं। और अब देखिए क्या क्या ये बात कहती हैं कि ये लोग अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बेच रहे हैं, अपने स्वाभिमान को बेच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को बेच रहे हैं व्यक्तिगत फायदे के लिए। अब कोई ममता बनर्जी से पूछेगा कि ममता जी 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी तो भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों को आपने अपनी पार्टी में मिला लिया था, कितने सांसदों को आपने तोड़ लिया था, यह आप बताएंगी? तो जिन विधायकों को आपने अपनी पार्टी में मिला लिया इस्तीफा दिलवा करके, उन्होंने क्या गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला? तो वो गिरगिट आपको पसंद आ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के वो गिरगिट आपको पसंद आ रहे थे जिनको आपने साम दंड भेद डराकर धमकाकर आपने अपनी पार्टी के साथ जोड़ा?
और ये गिरगिट जो आपकी पार्टी के हैं वो आपको अब चुभ रहे हैं। तो अगर वो गिरगिट सही थे तो ये गिरगिट भी सही है। अब इसमें आपके रोने धोने का तो कोई मतलब है नहीं। अब आपको रोना अच्छा लगता है तो रोते रहिए, लेकिन आपने तो यही चीज शुरू की थी बंगाल में, और आपको अब आप जो बोएंगी वही तो आप काटेंगी ना। जो आपने बोया था आपको काटना पड़ रहा है। और देखिए पोएम के अंत में वो कहती हैं कि भाई ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो उनके कार्यकर्ता जो उनको धमकी दे रहे हैं या पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो कीमत तो चुकानी पड़ती है, हर किसी को पड़ती है। आपने भी जो 15 साल का जो कुशासन किया बंगाल में, जो कुकर्म किए आपके लोगों ने, आपकी पार्टी के कैडर ने, उन गुंडों ने, जिन्होंने कि हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हिंदुओं का कत्ल किया, वो भी तो कहीं जाएगा नहीं ना। उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों से आपने पैसा वसूला, कट मनी लिया, सिंडिकेट राज जो चला, उसकी कीमत तो आपको भी चुकानी पड़ेगी और आपकी पार्टी को भी चुकानी पड़ेगी। आपने चुकाया इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको वही कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये सब ज्ञान देने से पहले ये सोचिए कि आपके कर्म क्या रहे बंगाल में। और आपके कर्म ऐसे रहे कि जनता ने आपको धक्के मारकर सत्ता से बाहर निकाला और आपको खुद अपनी सीट से हार का सामना करना पड़ा। अच्छा देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी की आंखों से आंसू इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर चल रहा है। हर कोई इस्तीफा दे रहा है। 100 से ज्यादा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और ये संख्या और भी ज्यादा है। ये संख्या और भी ज्यादा है। अब खबर तो यह है कि 60 के आसपास जो उनके विधायक हैं वो, और 20 के आसपास जो उनके सांसद हैं, ये सब पाला बदलने के फिराक में है। 60 के आसपास 80 में से 60 विधायक तृणमूल कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ऐसी खबर आ रही है। और 20 जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में दिल्ली में है। ये कभी भी पाला बदल सकते हैं। ममता बनर्जी के होश तो इसलिए उड़े हुए हैं ना, इसलिए उनके होश उड़े हुए हैं क्योंकि ये लोग बिल्कुल पार्टी छोड़ने के लिए बेकरार है। और अभी देखिए काकोली घोष दास्तीदार जो उनकी सांसद है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो एक अलग फ्रंट खोल दिया है कल्याण बनर्जी के खिलाफ। ओम बिरला को, जो स्पीकर है लोकसभा के, उनको पत्र लिखा है और कहा है कि भाई ये व्यक्ति इतना गंदा है, इसने हमारे साथ गाली गलौज की है, वो भी पार्लियामेंट में। देखिए तृणमूल कांग्रेस की एक महिला सांसद दूसरे पुरुष सांसद पे, जो दोनों वरिष्ठ हैं, ये आरोप लगाया है कि महिलाओं के साथ ये बदतमीजी करते हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं किया है बल्कि दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा किया है, इसलिए उनको सजा मिलनी चाहिए। मतलब घमासान मचा हुआ है, तलवारें खिंच गई हैं, हर कोई एक दूसरे को मारने काटने पे लगा हुआ है। और ममता बनर्जी मजबूर होकर के ये सब देख रही हैं। अब उनकी तो कोई सुनेगा नहीं क्योंकि वो चुनाव बुरी तरह से हार चुकी हैं, अपनी सीट भी हार गई हैं। तो एक तरफ धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, लोग पाला बदलने की तैयारी में है, विधायक पाला बदलने की तैयारी में है, सांसद पाला बदलने की तैयारी में है, पार्षद पाला बदलने की तैयारी में है। उनकी बात कोई मान नहीं रहा है, विधायक उनके बुलाने पे आ नहीं रहे हैं। पहली बैठक में 10 विधायक नहीं आए, फिर पता चला कि 60 विधायक असंतुष्ट हैं। पार्षदों की बैठक बुलाई उन्होंने, 50 पार्षद नहीं आए कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और उसके बाद ये खबर आ गई 100 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ये सारे जो विधायक, सांसद, पार्षद हैं, सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने जो रेजिग्नेशन लेटर होता है उन्होंने तैयार करके रख लिया है। जैसे ही उनकी कोई डील हो रही है वो इस्तीफा दे करके बाहर निकल जा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी आंसू बहा रही हैं, पोएम लिख रही हैं। तो ये पोएम लिखने से ममता जी क्या होगा? जब जहाज डूबता है तो ऐसे ही लोग भागते हैं। और आपकी पार्टी की तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। आपकी पार्टी की एक ही आइडियोलॉजी थी, मुस्लिम तुष्टीकरण। मुसलमानों के तलवे चाटो, हिंदुओं का अपमान करो और हमारी सरकार चलती रहेगी। तो जब बंगाल के हिंदू एक हो गए और उन्हें जब विकल्प दिखा तो देखिए आपका क्या हाल हो गया। और अब भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल से कहीं जाने वाली है नहीं। अब वो जमेगी जैसे आप 15 साल वहां पे जमी हुई थी। और ये आपके आंसू जो हैं अभी रुकेंगे नहीं। अभी आपकी पार्टी में तोड़ फोड़ इस तरह से होगा, जो दिख रहा है। आपको अपने आंसू संभाल के रखने पड़ेंगे ममता जी, अभी और आगे वो काम आएंगे। अच्छा देखिए, इस बीच अमित शाह गृह मंत्री ने यह कह दिया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको सरकार बहुत ढंग से खदेड़ रही है वहां पे। और उनका कहना है, गुजरात में एक सभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 5,000 से 10,000 घुसपैठिए प्रतिदिन बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। 5,000 से 10,000। उन्होंने कहा कि पहले ये 5,000 से 10,000 घुस जाते थे हर रोज, लेकिन अब वो 5,000 से 10,000 हर रोज वहां से भाग रहे हैं। और यह बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे वहां बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है।
बांग्लादेश बॉर्डर पे ये जितने भी लोग हैं इनकी लाइन लगी हुई है और ये सब बांग्लादेश जाने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि वहां पे डिटेंशन कैंप भी बन गए। उस डिटेंशन कैंप में इनको पकड़ के रखने की पूरी योजना है और जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी ये सब बांग्लादेश जाने के लिए बेकरार हो गए हैं। और खबर क्या आ रही है कि भाई इन सब लोगों को वहां से बुला करके ममता बनर्जी की सरकार ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उनको आधार कार्ड बनवाया। आप समझ रही है, देशद्रोह से कम नहीं है। आपने जानबूझ करके बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की और इसके लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। आपने बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, घुसपैठियों को आपने आधार कार्ड दिया, दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिए, एक तरह से आपने उनको फर्जी नागरिक बनने में मदद की आपने। और यह वजह थी, अब आप समझेंगे कि क्यों वो एसआईआर का इतना विरोध कर रही थी, क्योंकि उनको मालूम था कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को इन्होंने बंगाल में बुला करके फर्जी तरीके से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाया है। और अब जबकि शुभेंदु अधिकारी की सरकार वो उनको डिटेक्ट कर रही है, डिलीट कर रही है, डिपोर्ट कर रही है। वो 3D फॉर्मूला है ना, पहले डिटेक्ट करो, पहले पहचान करो, डिलीट करो, मतलब सारे सरकारी जो दस्तावेज हैं उनमें से उनके नाम को हटाओ, डिलीट करो और उसके बाद उनको डिपोर्ट करो। ये जो 3D फॉर्मूला है उससे ये जो घुसपैठिए हैं ना, जो बांग्लादेश में आकर के, भाई ऐसे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि 40 साल से व्यक्ति आकर के यहां बैठा हुआ है, उसका बाप आया, उसकी मां आई और बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनके पास, और ये कहते हैं कि भाई इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। भाई कैसे होना चाहिए? तो ये तो एक तरह से इस देश के साथ गद्दारी है। इनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वैसे सारे लोग जिन्होंने कि ऐसे घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाए और जबरदस्ती फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड करवाया, उनके ऊपर तो राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, उन्होंने भारत की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है और इसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि लोग स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जो लक्ष्मी भंडार, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम था, बैंक में जो सीधे पैसा आता है, आपको पता है उसमें क्या धांधली थी? 30 लाख ऐसे लोग हैं, 30 लाख जो कि बाहर के हैं, भारत के हैं ही नहीं। 30 लाख ऐसे लोग हैं, फर्जी बेनिफिशियरी हैं 30 लाख लोग। आप समझिए देश का कितना पैसा, बंगाल का कितना पैसा इन फर्जी लोगों को मिलता रहा है। और क्या किया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने, किस तरह से बंगाल के जो लोग हैं उनके साथ धोखाधड़ी की है, बंगाल के लोगों के साथ गद्दारी की है। इन 30 लाख लोगों को ये पैसे देते रहे। मैंने तो एक विजुअल्स देखा, उसमें एक पुरुष है, वो लक्ष्मी भंडार स्कीम का फायदा उठा रहा था। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम कैसे, तुम तो पुरुष हो, वो बोला मुझे मालूम ही नहीं है कि महिलाओं के लिए था। ऐसा है क्या? ये तृणमूल कांग्रेस का ये जो इकोसिस्टम बना हुआ था, इसमें 30 लाख घुसपैठियों को इन लोगों ने लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत पैसे दिए, सीधे उनके बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट भी खुलवाया, क्योंकि डीबीटी का पैसा तो सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। उनका बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे डलवाया, यहां तक कि जो महिलाओं के लिए स्कीम है उसमें पुरुषों को भी डाल दिया। आप सोचिए किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा था। और इन सारे फर्जीवाड़ों का एक एक करके शुभेंदु अधिकारी खुलासा कर रहे हैं। और देखिए, जहां तक हिंदुत्व की बात है, शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल फुल मोड में है। और शुभेंदु अधिकारी में एक योगी आदित्यनाथ की झलक मिल रही है। अब आप देखिए बकरीद के दिन क्या हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, और कोई नमाज नहीं पढ़ा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जाओ, वहां नमाज पढ़ो, और लोग वहां गए, नमाज पढ़े, सब कुछ शांति से हो गया। और ये जो गौ हत्या है उस पे शुभेंदु अधिकारी ने एक संकेत दिया है। और क्या संकेत दिया है, क्या मैसेज दिया है, उसको आप समझिए। जिस दिन बकरीद है उसी दिन शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन के मंदिर जाते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए। एक तो उन्होंने आदेश इशू किया कि भाई कोई गौ हत्या नहीं करेगा, कोई गौ हत्या नहीं करेगा। जो नोटिफिकेशन आया था कि जिन जानवरों की कुर्बानी की परमिशन दी गई है उन्हीं जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। उसके अलावा उसी दिन, बकरीद के दिन, वो इस्कॉन के टेंपल जाते हैं और गौ सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। मतलब ठीक है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, हमारा धर्म हमारे पास। यही चीज तो योगी आदित्यनाथ करते हैं, खुल के करते हैं कि भाई ठीक है, तुम अपना धर्म मनाओ, हम अपना मनाते हैं।
ममता बनर्जी तो क्या करती थी, नमाज पढ़ने लगती थी। हम नमाज पढ़ रहे हैं ऐसे करके उनकी एक फोटो लगी होती थी नमाज पढ़ते हुए, ये मतलब इबादत करते हुए। भाई आप कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, ममता बनर्जी कहा करती थी, और वो सारे आपके कर्म ये नमाजियों वाले थे। तो आप क्या मैसेज देना चाह रही थी? अब जो मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए बकरीद के दिन जाकर के गौ सेवा को करना, यह सीधा सीधा संदेश था कि भाई मैं एक हिंदू हूं और हमारा धर्म मेरे पास, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना धर्म मनाइए, हम अपना धर्म मनाते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए हम तुम्हारे तलवे नहीं चाटेंगे, हम अपने धर्म के साथ खड़े रहेंगे, हम अपने धर्म के साथ अडिग रहेंगे। तो हिंदुत्व के साथ शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से खड़े हैं, ये 3-4 नाम आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की दिखेगी जो अनअपोलोजेटिकली, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बिना किसी डर भय के हिंदुत्व की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ हो गए, हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, देवेंद्र फडणवीस हो गए, और अब ये शुभेंदु अधिकारी, ये भी बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो बंगाल में ये जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि सरकार बदलने के साथ ही उनकी जितनी भी साजिशें थी ना वहां की डेमोग्राफी को बदलने की, वो सब बेनकाब हो गई है। उनकी साजिशें सफल नहीं होगी, और बंगाल जो राष्ट्रवाद की जननी रही है, बंगाल का व्यक्ति जन्म से ही राष्ट्रवादी होता है। ये जो वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस उनको दिग्भ्रमित कर रहे थे, रास्ते से भटका रहे थे, उनकी साजिश अब सफल नहीं होगी। और पश्चिम बंगाल में एक हिंदुत्वनिष्ठ सरकार जो आई है, वो हिंदुत्व का जो ध्वज है वहां फहराएगी, और उसे कोई हिचक नहीं होगा, इतना तो बड़ा स्पष्ट है। तो देखिए ममता बनर्जी को ये रोना धोना छोड़ देना चाहिए, रोना धोने से कुछ होने वाला नहीं है। आंसू मत बहाइए ममता जी, आपने जो बोया था वही आप काट रही हैं। बिना किसी आइडियोलॉजी के आपने पार्टी बनाई, सत्ता हथिया लिया आपने, मुस्लिम तुष्टीकरण किया, सत्ता गई, सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। ये तो जहाज डूबता है तो चूहे पहले भागते ही हैं। तो आप बैठ के सोचिए कि आपने क्या गलती की, 15 सालों के शासनकाल में आपने क्या किया, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। अभिषेक बनर्जी कौन है ये? आप भी वंशवाद में लग गई। तो ये सब देख करके जनता ने आपको ये सजा दी है, सजा को स्वीकार कीजिए, आंसू मत बहाइए। आगे की राजनीति कैसे करनी है ये आप सोचिए, और उन गलतियों को आप ना दोहराएं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, तभी आगे कुछ हो पाएगा, वरना आपकी राजनीति तो बिल्कुल खत्म है। ये रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।